हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर एथिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। हालांकि यहाँ पर हम चैप्टर कंप्लीट नहीं कवर करेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या स्टडी किया। प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उनमें हमने काउंसलिंग गाइडेंस को समझा, क्या होता है काउंसलिंग, क्या होती है गाइडेंस। फिर हमने समझा कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो कि काउंसलिंग में हमें यूज़ करती है, कैसे हम रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद हम उन पर वर्क करते हैं, वर्किंग ऑन रिलेशनशिप, और उसके बाद हम उसको टर्मिनेट करते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। दैट्स इट। लेकिन उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारी वर्किंग इन रिलेशनशिप है, वर्किंग इन रिलेशनशिप, जब हम रिलेशनशिप पर काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ थेरेपेटिक प्रोसेसेस आनी चाहिए। जो थेरेपी, साइकोथेरेपी, एक नई टर्म आपको सुनने को मिलेगी, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या होती है, इसके अंडर नंबर ऑफ थेरेपीज़ आती हैं हमारे पास। क्या आती है? नंबर ऑफ थेरेपीज़, जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि साइकोडायनेमिक अप्रोच, जस्टाल्ट अप्रोच, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, या फिर हम कहेंगे और कौन सी होती है, पर्सन सेंटर्ड हो गई, और भी काफ़ी सारी थियरीज़ हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको थर्ड चैप्टर में आपको देखने को मिलने वाली थी। लेकिन मैंने वो चैप्टर स्किप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिल रहा था कि हम इतनी सारी थियरीज़ को, जैसे CBT हो गई, REBT हो गई, जो बिहेवियल थेरेपी हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। लेकिन हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करने हैं, और कुछ जैसे कि साइकोडायनेमिक को अब करेंगे और बाकी की फर्दर वीडियोस में उनको कवर करेंगे। दैट्स इट। ओके, तो फोर्थ चैप्टर है जो हमारा एथिक्स का। एथिक्स से मुझे लगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दैट्स वाई मैंने इसको पहले प्रेफरेंस दी कि हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर से सिर्फ यही क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, एथिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग किसे कहते हैं, इससे जानने के लिए पहले हमें क्या समझना होगा, एथिक्स किसे कहते हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि एथिक्स कहते किसे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जब आप काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, समझ रहे हैं, कहीं आप काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो कंडक्ट करने से पहले हमें कुछ एथिक्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए कि हमें ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये हमारी लिमिटेशंस है, ये बाउंडेशंस है, इतना हमें रिएक्ट करना है, ये हमें करना है, ये नहीं करना। उन सभी को मिलाकर जो गाइडलाइंस बनती हैं उनको हम एथिक्स बोल देते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, उनको एथिक्स कहेंगे कि ये हमें बताएगी क्या गुड और क्या गलत है, हमारे पास क्या सही है क्या गलत है। अंडरस्टैंड? तो एथिक्स समझ में आ गया आपको। एथिक्स प्रिंसिपल कौन कौन से, उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, काउंसलिंग कहते हैं किसे। एक काउंसलर होता है, एक क्लाइंट होता है। अभी मैं बता देता हूँ आपको, एक काउंसलर होता है और एक क्लाइंट होता है। अब काउंसलर और क्लाइंट के बीच में क्या होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। जो क्लाइंट को कोई ना कोई इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है ना, एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है वो, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्लाइंट को होती है। क्लाइंट काउंसलर के पास आता है, काउंसलर उसको ऑब्जर्व करता है, सुनता है उसकी बातों को, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, और फिर उनको जो इस कैपेबल बना देता है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद कि वो खुद डिसीजंस ले, डिसीजन अपने खुद के डिसीजन लेने पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले, उनके क्या रिजल्ट्स या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। तो ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है। तो काउंसलिंग प्रोसेस में ही हमें एथिक्स प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे, जैसे कि ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या कहती है कि हम अपने क्लाइंट को पूरी फ्रीडम दें कि वो अपनी चॉइसेस को चूज़ कर सके। ठीक है, अपनी खुद की चॉइस कर सके या एक्शन कर सके, कोई भी एक्शन वो कर सके। समझ रहे हैं? तो ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्लाइंट में एक एबिलिटी क्रिएट हो सेल्फ डायरेक्टिंग की, खुद वो डिसीजंस ले, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। ठीक है, और ये हमें थेरेपी के दौरान करनी होती है ताकि वो अपनी जो अदर लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर उन्हें अप्लाई कर सके, या हम कहें जो हमने थेरेपी के दौरान उसे सिखाया है उसे वो जर्नलाइज कर सके। तो वो ऑटोनॉमी के अंडर आएगा। ऑटोनॉमी को हिंदी में स्वायत्तता कहते हैं, जहाँ पर एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्लाइंट को एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे, परसुएट करे कि वो खुद डिसीजंस लेना सीख जाए। ठीक है, समझ रहे हैं, कि वो खुद डिसीजंस ले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। तो ये ऑटोनॉमी कहती है। ओके, नेक्स्ट आता है बीइंग ट्रस्टवर्दी। अब काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर ट्रस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया जो प्रीवियस चैप्टर में कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। जब आप रेपो बिल्ड करते हैं तो इट मीन्स आपको वहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना होगा कि इन ऑर्डर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। अंडरस्टैंड? कि आप इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट कर सके, उसकी जो ओरिजिनल मेन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके, फिर आप गोल कर सकें और फिर उन गोल्स को अटेन कर सकें।
तो ट्रस्टवर्दीनेस काफ़ी ज़रूरी है। यू हैव टू शो द ट्रस्टनेस, या ट्रस्टनेस नहीं कहेंगे यहाँ पर, ट्रस्ट, ठीक है, और लॉयलिटी, फेथफुलनेस और कमिटमेंट्स को आपको फुलफ़िल करना होगा, तब जाकर ट्रस्ट जो हमारा डेवलप होता है एक रिलेशनशिप के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेनिफिसेंस। अभी बेनिफिसेंस किसे कहते हैं? बेनिफिसेंस को आप याद रख सकते हैं बेनिफिट से, कि जब एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने क्लाइंट के जो बेनिफिट के बारे में सबसे ज़्यादा सोचे। वो ऐसा नहीं है कि कोई वो एक थेरेपी लगा रहा है, उसको काफ़ी पेन हो रहा है या उसके लिए वो गलत है, मे बी पॉसिबल उसके लिए हार्मफुल हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेनिफिसेंस का मतलब यही है कि काउंसलर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट, कि वो क्लाइंट के भले के बारे में सोचे। सिंपली हम कह सकते हैं बेनिफिसेंस को रिलेट कर सकते हैं कि टू डू गुड, टू बी प्रोएक्टिव एंड ऑल्सो प्रिवेंट हार्म व्हेन पॉसिबल। जितना हो सकता है संभव, जितना भी पॉसिबल है, आप उन हार्मफुल जो चीज़ों को उनसे बचा कर रखें अपने क्लाइंट से। एक और बात, एक और जो दायित्व होता है, एक ऑब्लिगेशन है एक क्लाइंट का, काउंसलर का एक क्लाइंट के प्रति, कि जिन पेशेंट्स के साथ या जिन क्लाइंट के साथ वो काम कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल कि उनके अंदर ऑटोनॉमी ना हो या उनकी ऑटोनॉमी बिल्कुल कम हो। किसकी वजह से? इमेच्योरिटी की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या एक्सट्रीम डिस्ट्रेस या सीरियस डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो उनके प्रति भी एक दायित्व बनता है कि उनके भले के लिए भी वो काम करे। अब ज़रूरी नहीं है जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा काउंसलिंग के लिए उसके अंदर ऑटोनॉमी हो, वो आपको उसके अंदर क्रिएट करनी होगी। अब कई बार आपको ये पता चल जाएगा जब आप आगे काउंसलिंग करेंगे कभी, तो समटाइम यू विल फील दैट क्लाइंट क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करें, सुसाइड। अब आप जब ऐसा सोचेंगे, यार वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्या कमी है, ठीक है, देखने में सही है, मतलब हष्ट पुष्ट है, वो व्यक्ति हेल्दी है, वेल्दी है, लेकिन फिर भी सुसाइड के बारे में सोच रहा है, व्हाट इज़ द मेन कॉज बिहाइंड इट। सो इनके बारे में पता लगाने के लिए आपको उनसे बात करनी होगी, रूट काजेज़ का पता लगाना होगा, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जानना होगा, और वो हिस्ट्री सिर्फ क्लाइंट ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। इसलिए आपको ट्रस्ट शो करना होगा, वहाँ पर रैपो बिल्ड करना होगा, समझ रहे हैं। और ऐसा करने के बाद उनको ये यकीन दिलाना होगा कि यू आर ए वर्थवाइल पर्सन, समझ रहे हैं, आपकी एक वैल्यू है, और किसी को नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है आप हैं या नहीं हैं, ठीक है, आपके सुसाइड करने से क्या जो इफ़ेक्ट आपके फैमिली पर पड़ने वाले हैं या आपको क्या मिलेगा, ये सभी हमें उन्हें समझाना होगा, ऑटोनॉमी क्रिएट करनी होगी। तो बेनिफिसेंस समझ गए होंगे आप क्या होगा जब एक क्लाइंट जो काउंसलर है अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नॉन मेलिफिसेंस। अब नॉन मेलिफिसेंस किसे कहते हैं? वहाँ पर हम बेनिफिट के बारे में सोच रहे थे, यहाँ पर जो काउंसलर है वो ट्राई करता है टू मिनिमाइज़ द हार्मफुल थिंग्स, हार्मफुल एनवायरनमेंट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। वो सभी चीज़ें जो एक क्लाइंट को हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगी, उन सभी को जितना पॉसिबल हो उनको जो मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अनअवॉइडेबल हो चाहे वो अनइंटेंटेड हो, समझ रहे हैं। जैसे कि कुछ जो एक्टिविटीज़ हो सकती है, मान लीजिए कुछ जो काउंसलर है, हो सकता है कि सेक्सुअल हरासमेंट हो क्लाइंट की, काउंसलर के द्वारा ही कई बार हो जाता है ऐसा, फिनेंशियल या इमोशनल या किसी और भी तरह की जो क्लाइंट एक्सप्लोटेशन से हमें अपने क्लाइंट को बचाना है, समझ रहे हैं। तो वो सभी कोई भी ऐसी जो एक्टिविटीज़ ना हो जिससे कि हमारे क्लाइंट को खतरा हो या हमारे क्लाइंट को हार्म पहुंचने के चांसेस हो, तो वो नॉन मेलिफिसेंस कहता है। ये हमारे एथिक्स हैं, समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास जस्टिस। अब जस्टिस क्या कहता है? न्याय। हमें सभी से न्यायपूर्वक बिहेव करना होगा, है ना। रिक्वायर बीइंग जस्ट एंड फेयर टू ऑल द क्लाइंट एंड रिस्पेक्टिंग देयर ह्यूमन राइट्स। उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी होगी, उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी होगी सिंपली। और रिस्पेक्ट करने का मीनिंग इट डजेंट मीन दैट यू ट्रीटिंग ऑल द इंडिविजुअल सेम। ऐसा नहीं है कि आपको सभी को ही सेम तरीके से बिहेव करना है। ये हमारे क्लाइंट के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि हम उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली बाय यू, या काउंसलर के थ्रू है जो क्या किया जाता है, अगर किसी क्लाइंट को डिफरेंटली ट्रीट भी किया जाता है, आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि मैं इस क्लाइंट से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे गोल्स है। प्रॉपर रीज़न, लॉजिकल रीज़न होना चाहिए आपके पास कि ये कारण है जिसकी वजह से मैं इसके साथ डिफरेंटली बिहेव कर रहा हूँ। तो ये सभी थे हमारे एथिक्स जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑटोनॉमी, ट्रस्टवर्दीनेस,
आप बेनिफिशंस, नॉन मेलिफिशंस एंड जस्टिस। तो ये आप सभी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सभी आपकी ना काउंसलर करियर में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ओके, अब हम चलते हैं साइकोथेरेपी पर, जो हमारा लेसन 5 है वहाँ पर। साइकोथेरेपी किसे कहते हैं? नॉर्मली आपने क्या सुना जब मैंने बताया आपको कि हम काउंसलिंग में एक पर्सन के जो अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, जिसको इमोशनल प्रॉब्लम है, तो जिसको थिंकिंग प्रॉब्लम है कि ओवर थिंक कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट करते हैं तैयार जिसमें कि एक क्लाइंट क्या करेगा, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर देगा और उन अल्टरनेटिव्स को चूज़ करेगा। चूज़ करने के बाद उन पर एक्शन करेगा। एक्शन करने के बाद क्या करेगा कि वो उनके जो रिगार्डिंग अपने एक्शंस जब लेगा तो उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है काउंसलिंग में। आई होप यू अंडरस्टैंड। साइकोथेरेपी क्या कहती है? जब आप काम करते हैं वर्किंग ऑन रिलेशनशिप, जब आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं तब आपको रिलेशनशिप पर काम करना होता है। आपको ये गोल बनाना होता है कि आपको क्या अटेन करना है, क्या ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, या क्या प्रॉब्लम है। तो ये गोल करने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट को डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है, कि हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उन ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, थेरेपीज़ को लगाया जाता है, थेरेपीज़ को अप्लाई किया जाता है। थेरेपीज़ कौन अप्लाई करेगा? एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट ही एक क्लाइंट पर थेरेपीज़ अप्लाई करता है। और थेरेपीज़ अप्लाई करने के बाद जो अब नॉर्मल बिहेवियर, जो भी इमोशन से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इशू से रिलेटेड जो उसके बिहेवियर में स्ट्रेस का कारण बन रहा है, एंजाइटी का कारण बन रहा है, उनको रिमूव करने के लिए कोशिश की जाती है। इस सारी प्रोसेस को साइकोथेरेपी कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो साइकोथेरेपी का जो मेन गोल है वो क्या है? मेंटल वेलबींग, इम्प्रूव कोपिंग स्किल्स एंड फैसिलिटेट पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज करना। मेनली फोकस इनका पास्ट पर होता है, इनसाइट पर होता है एज कंपैरिजन टू प्रेजेंट एंड चेंज। अंडरस्टैंड? तो साइकोथेरेपी की ओवरऑल डेफिनेशन क्या कहेगी? इज ए सिस्टमैटिक इंटरेक्शन बिटवीन ए थेरेपिस्ट and a client that brings psychological principle to bear on influencing the client thought, feeling, behavior to help that client overcome abnormal behavior or adjust to problem in living। जो उनकी डेली लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो उनको डेली रूटीन में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, उन प्रॉब्लम से कैसे कॉन्फ्रंटेशन किया जाए, आमना सामना किया जाए, उनको रिमूव किया जाए, समझ रहे हैं। तो इंटरेक्शंस है जो 2 और मोर इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लाइंट एंड पेशेंट। एक क्लाइंट होगा, एक पेशेंट होगा। होप यू अंडरस्टैंड साइकोथेरेपी होती क्या है। कुछ यहाँ पर साइकोथेरेपीज़ के नाम भी बताए गए हैं, साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, कपल थेरेपी, ठीक है। तो ये सभी थेरेपीज़ जो हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। अभी हम शुरुआत करेंगे साइकोडायनेमिक थेरेपी। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने पहले भी डिस्कस की है और अभी भी कर रहे हैं और अदर वीडियोज़ में भी करेंगे। सिगमंड फ्रॉयड जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी इनको कहा जाता है। आप केयरफुली अब इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। मे बी पॉसिबल आपको क्वेश्चन आ जाए, इस बुक से नहीं आएगा तो अगली किसी एक भी बुक से यहाँ पर क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इन्होंने कुछ मेन कॉन्सेप्ट दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की स्टडी की इन्होंने, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। इन्होंने ये कहा, पहली बात तो इनकी जो मेन जो ये स्टेप है ये आपको पता होने चाहिए। इन्होंने कहा कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है हमारा, किसी भी बच्चे का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, वो क्या करता है, हमारी पर्सनैलिटी को ओवरऑल ताउम्र जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसको अफेक्ट करता है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इन्होंने जो किसकी जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज दी, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे हमारी है जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उसमें हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है, लिबिडल एनर्जी है, वो कैसे हेल्प करती है। 3 पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने दिया इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। अब शायद आपको ये पता हो, अगर नहीं पता है तो हम इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स तो कवर करने वाले हैं, जैसे कि अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, इड, सुपर ईगो। सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट इन्होंने दिया डिफेंस मैकेनिज्म का।
समझ रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म किसे कहते हैं ये भी हम समझेंगे। तो देखिए कितनी सारी इन्होंने रिसर्च की, या कह सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए कि सारी साइकोलॉजी की शुरुआत होती यहाँ से है लगभग, है ना। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री भी मैंने राइट डाउन की। ये ज़रूरी नहीं है कि आप याद करें, लेकिन समझ लें, एक अंडरस्टैंडिंग हो, कि इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि यार साइको एनालिसिस या सिगमंड फ्रॉइड ने इतना कुछ किया। सिगमंड फ्रॉइड के साथ इतने सारे साइकोलॉजिस्ट काम करते थे, जितने मुझे मिले मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए। उनमें से पहले मैंने आना फ्रॉइड को रखा क्योंकि इनकी बेटी थी, इन्होंने चाइल्ड साइको एनालिसिस पर काम किया, ठीक है। कार्ल यूंग जो इनके जो साथ काम करते थे, इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी पर काम किया। एल्फ्रेड एडलर ने किस पर काम किया? इंडिविजुअल साइकोलॉजी, सोसाइटल प्रेशर, कि जो हमारा सोसाइटी का जो प्रेशर है वो हमारी पर्सनैलिटी को कैसे शेप प्रोवाइड करता है। होप यू अंडरस्टैंड। मेलन कैलिन ने क्या किया? जो कि रिलेशनल थियरी के जो पायनर कंसीडर किए जाते हैं, और इन्होंने इमोशनल अटैचमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो इमोशनल अटैचमेंट होती है हमारी लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी के भी साथ, वो हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में कैसे इफेक्ट डालती है। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट पर फोकस किया, ठीक है। केरेन हॉर्नी ने जो कल्चरल और सोसाइटल फैक्टर्स पर जो है हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करते हैं। और जो ऑटो रैंक है, इन्होंने जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, अरे ये तो मैं भूल ही गया कि सिगमंड फ्रॉइड ने ना 2 कॉन्सेप्ट और दिए। लिबिडल, ये सेक्सुअल ड्राइव पर इन्होंने काफ़ी फोकस किया, कि लिबिडल एनर्जी पर इन्होंने इतना फोकस किया कि कुछ कंसेप्ट्स की वजह से, जैसे कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक आता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्या किया गया? क्रिटिसाइज़ किया गया। अंडरस्टैंड। अब ये क्या है भाई, जब मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम चांस है कि आप इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे सिगमंड फ्रॉइड को। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको इनको पढ़ने पर ही पता चलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अभी तो काफ़ी सारी बातें मुझे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बतानी अभी भी रह जाती है। जैसे कि उन्होंने ड्रीम एनालिसिस किया। ड्रीम एनालिसिस आप समझते हैं कि आपके जो सपने हैं वो आपको क्यों आते हैं, आपके सपनों का आपके साथ क्या संबंध है। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, आप ड्रीम्स में पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, और या फिर आप वो काम भी, मान लीजिए आप उड़ने लग रहे हैं ना, तो वो आप क्यों उड़ रहे हैं, ये सभी है जो ड्रीम एनालिसिस से पता चलता है। ये टेक्निक भी साइको डायनेमिक थेरेपी के अंदर ही आएगी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ओके, तो ये था कुछ हिस्ट्री आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब साइको एनालिस्ट का वर्क देखते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहली बात है कि गैदर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री, देन सेलेक्ट द प्रॉब्लम इश्यूज टू बी वर्कड ऑन। हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने क्या बताया, एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटी सी लड़की, या हम कहेंगे जो बड़ी हो गई है थोड़ा, ठीक है, ये गर्ल है, ये काउंसलर है हमारे पास, आप ही हैं यहाँ पर काउंसलर, ये भी समझ लीजिए। ये क्लाइंट है, ठीक है, ये काउंसलर हो, ये आप हो, यू। ओके, तो लड़की बड़ी परेशान रहती है, अपनी फैमिली मेम्बर से मिलना पसंद नहीं करती, फ्रेंड्स बनाना इनको पसंद नहीं है, किसी से बात नहीं करना, ये सभी सिम्टम्स इसमें देख रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी फील करती हैं। तो इनको क्या किया जाता है, काउंसलर के पास लेके जाया जाता है। और काउंसलर ने क्या किया, इनसे बात करना शुरू किया, रेपो बिल्ड करने की कोशिश की। रेपो बिल्ड हो गया भाई। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनसे पूछा कि आपकी रिलेशनशिप आपके पापा के साथ कैसी है, मम्मी के साथ कैसी है, ठीक है, ब्रदर के साथ कैसी है, या कहेंगे आपकी सिस्टर के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी। यहाँ तक था भाई सब ओके, ठीक है, वो अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर रही थी, अपना क्वालिटी टाइम उनके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि रेपो बिल्ड हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा कि आपकी अंकल के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है, तो बच्ची ने काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया कि ये क्या पूछ लिया मुझसे। वो उससे बचने लगी, ठीक है, बचना समझ रहे हैं कि वो अब उन बातों को अवॉइड करने लगी। नहीं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, नहीं मुझे मेरे चाचा जी पसंद नहीं है। तो काउंसलर को क्या पता चला, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर है। यही कोई रीज़न है जो कि उसके जो ये सभी जो सिम्टम, एंजाइटी ये वगैरह वगैरह जो इनको देखने को मिल रहा है, ये जो इश्यूज़ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने का जो कारण है, ये हो सकता है, देयर इज़ एन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, हिस्ट्री गैदर करेंगे, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्या मेन प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द रूट काज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ट्राई टू एक्सप्लोर द प्रेसिपिटेटिंग इवेंट एंड डील्स विद रेजिस्टेंस शोन बाय द क्लाइंट। अब देखिए, जैसा कि मैंने क्या बताया, वो अंकल के बारे में बात करने में ना अवॉइड कर रही थी इस टॉपिक को। तो जहाँ पर क्लाइंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, रेजिस्टेंस समझते हैं,
आपने 10th क्लास का पढ़ा होगा अगर चैप्टर, तो करंट और रेजिस्टेंस, है ना, कि जैसे जैसे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये आपस में। करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस में जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर, कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन को जो हम गैदर कर रहे हैं क्लाइंट से, उसको रोक रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारा क्लाइंट है वो चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर फोकस करता है साइको एनालिस्ट। नेक्स्ट ही देन कोलैबोरेट विद द क्लाइंट टू फॉर्म ए डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट प्लान। फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। डिफेंसिवनेस के बारे में समझाया जाता है। अब ये डिफेंसिवनेस आपको समझ आएगा डिफेंस मैकेनिज्म के टॉपिक पर, जो कि अब हम थोड़ी देर के बाद कवर करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास साइको एनालिटिक जो प्रोसेस हेल्प इन एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट ट्रांसफेरेंस, मॉनिटर द थेरेपिस्ट काउंटर ट्रांसफर। क्लाइंट के ट्रांसफेरेंस, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि ट्रांसफेरेंस क्या होता है और काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होता है, इन दोनों को मॉनिटर किया जाता है। फिर भी बता देता हूँ भाई, क्योंकि ट्रांसफेरेंस भाई जो क्लाइंट अपनी सारी फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस को वर्बलाइज करता है या अपनी सारी चीज़ों को क्लाइंट के काउंसलर के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे ट्रांसफेरेंस कहते हैं। जस्ट अपोजिट, जब थेरेपिस्ट का रिस्पॉन्स काउंट किया जाता है उसे काउंटर ट्रांसफेरेंस किया जाता है, ट्रांसफेरेंस कहा जाता है। ओके, तो दोनों को मॉनिटर किया जाता है, किसका क्या रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट आता है साइको एनालिस्ट हेल्प इन एग्जामिनिंग हाउ द पास्ट इज इम्पैक्टिंग द प्रेजेंट। मेन फोकस क्या है कि उनका पास्ट, जो उस लड़की का पास्ट है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उस के प्रेजेंट को, कि वो स्कूल्स में नहीं जाती है ना, स्कूल में उसका जाने का मन ही नहीं कर रहा भाई, तो इस तरह की बात है। उसका प्रेजेंट कैसे अफेक्ट किया जाता है उसके पास्ट के द्वारा। साइको एनालिस्ट भी हेल्प करेगा उसे मोर इफेक्टिवली बिहेव करने के लिए इन रियल लाइफ, जो हमारी रियल लाइफ के अंदर ये ना, कि उसे कैसे जो हैंडल करनी है ये सिचुएशंस, उसके अंदर जब ये इमोशन आए, ये थॉट आए, तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है, उसको इस कैपेबल बना दिया जाएगा कि वो इफेक्टिवली बिहेव करेगी। ओके, तो आपको पता चल गया साइको एनालिस्ट किसे कहते हैं, साइकोथेरेपी किसे कहते हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये सबकॉन्शियस माइंड है। अब आपने मूवीज़ में सुना होगा या बुक्स में या ऑनलाइन वेबसाइट या फिर आपने टीवीज़ में या यूट्यूब तो आजकल काफ़ी फेमस है कि चेतन मन, अचेतन मन, इस तरह की बातें आपने काफ़ी सुनी होगी। तो आज हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो, सेपरेट वीडियो सिगमंड फ्रॉइड पर हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं, जो अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप ये प्रोसेस कर रहे हैं कि आप चेतन, मतलब रियल लाइफ में एट प्रेजेंट आपकी आंखों के सामने, कानों से जो आप सुन रहे, स्मेल कर रहे हैं, ये सभी कॉन्शियस माइंड है। फोकस ऑन द इवेंट इन द प्रेजेंट टू रेज अवेयरनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। जहाँ पर हम बाहरी जो भौतिक वस्तुओं का क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं, या फिर हम कहेंगे कि हाँ बस देखते हैं, ठीक है भाई, हाँ हम कॉन्शियस है हमारे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने किसी को चाटा लगा दिया, तो हाँ भाई, अरे यार उसने तो चाटा लगा दिया, तो यू आर कॉन्शियस इन, ठीक है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको आवाज़ लगाई कि आओ बेटा, तो चलो आप कॉन्शियस हैं उसको लेकर। सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशंस जो आप थोड़ा सा भूल गए हैं लेकिन याद करेंगे तो याद आ जाएंगी। अगर आपको याद है, मैंने फर्स्ट ईयर की बुक्स में शायद ना याद हो भाई, लेकिन फिर भी चलो अभी बताता हूँ। मान लीजिए मैंने प्रीवियस चैप्टर में क्या बताया होता, आपको कोई नंबर बता दिया 9053757879, इस तरह कोई नंबर बता दिया मैंने, और फिर मैं इस चैप्टर में आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ भाई क्या है वो नंबर, क्या बताया था मैंने। तो काफ़ी बच्चों को तो शायद याद ही ना हो, है ना, लेकिन हो सकता है कुछ को याद हो। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो पर्टिकुलर चीज़ रह जाती है कि हाँ भाई थोड़ा सा जोर डालेंगे दिमाग पर, कहते नहीं कि थोड़ा जोर डालो, वो तुमसे मिला था या नहीं मिला था, या कौन से कलर की गाड़ी तुम्हारे सामने से गई थी, कितने लोग थे वो, थोड़ा जोर डालो यार दिमाग पर। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है हमारी एनर्जी। इट कंटेन बोथ एस्पेक्ट, कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस माइंड। इसको ना कंपेयर किया जाता है आइसबर्ग से। चलिए मैं ये भी बताता हूँ आपको। आइसबर्ग समझते हैं, बर्फ़ का पहाड़, कुछ ऐसा होता है। मतलब ये यार मैंने नीचे से ना, एक मिनट रुको, इसको अच्छा सा बना देते हैं ना, कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर पानी, ठीक है। अब जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है। यहाँ पर ये लगा लीजिए आप सबकॉन्शियस माइंड, जो थोड़ा सा पानी से नीचे है, लेकिन अगर हम थोड़ा ना फोकस करेंगे तो हम इन इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालेंगे। लेकिन जो ये बिल्कुल बॉटम है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड।
होप यू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है कि पानी के सबसे नीचे वाली जगह जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते, मोस्ट पावरफुल एंड लिस्ट अंडरस्टूड, सबसे कम समझा जाने वाला हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट अनकॉन्शियस माइंड है जिसमें इंस्टिंक्चुअल रिप्रेस्ड पावरफुल फोर्स ऑफ द पर्सनैलिटी एग्जिस्ट इन अनकॉन्शियस। काफ़ी सारी बातें जो हम अपने बारे में जानते ही नहीं हैं, जो आपको अधिकतर बार आपको आपके ड्रीम्स में, आपके सपनों में देखने को मिलती है, वो अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आती है, समझ रहे हैं, या सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आती है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड का तो आपको पता ही है। तो व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, क्या एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब बात करते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 चीज़ों के बारे में है जो क्या बताया, फ्रॉइड ने बताया ये क्या होती हैं। क्या ईगो ये वही वाली ईगो है जो हमें +1 +2 में महसूस होती थी कि यार उस लड़के में ज़्यादा ईगो, उस लड़की में काफ़ी ज़्यादा ईगो है, वो मुझसे बात नहीं करता या करती, तो ये क्या वही ईगो है? नहीं, आज आप समझ जाएंगे कि ये ईगो कौन से वाली ईगो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इड किसे कहेंगे, ईगो किसे कहेंगे, सुपर ईगो कहेंगे। जनरली एक समझने के लिए मैं बताता हूँ कि इड हमारे चाइल्डहुड से रिलेट करती है, ईगो यूँ समझ लीजिए हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और सुपर ईगो जब हम चीज़ों को जज करने लग जाते हैं, मतलब अडल्ट कह लीजिए या मैच्योर कहेंगे, इसके लिए या मैच्योर टर्म काफ़ी सही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इड सिर्फ स्टूडेंट्स में या चाइल्डहुड में ही होगी या चिल्ड्रंस में ही होगी और ईगो सिर्फ एडोलसेंट्स में होगी या फिर सुपर ईगो सिर्फ मैच्योर पर्सन में होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इड आज भी आप में है, ईगो आज भी आप में है, सुपर ईगो आज भी आप में है। मतलब बचपन में नहीं होती, क्या होता है कि इड है ना, जो चीज़ें बचपन में, ये सभी हमारे मैच्योर होने तक हमारे पास होती हैं, लेकिन हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इड को किससे कंपेयर किया जाएगा, डिमांडिंग चिल्ड्रन से। अब आपको आपकी फैमिली में अगर कोई बच्चा रहा है या आपके भी कोई बच्चे होंगे तो वो क्या करते हैं, मम्मी मम्मी मुझे दूध चाहिए, या मम्मी मम्मी मुझे खाना चाहिए, या मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं। तो इन सभी में उसको कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास, आपकी फिनेंशियल कंडीशन क्या, आपके पास 10 रुपये हैं या 5 रुपये और आइसक्रीम 20 रुपये की आएगी, इट डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता उसके लिए, लेकिन उसको तो चाहिए। तो वो किस पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, उसको मज़ा आ रहा है तो वो करेगा, दैट्स इट। होता है ना, अगर आपने कभी देखा होगा कि बचपन में क्या होता है कि अपने मामा या बुआ जी के घर जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर खिलौने जो होते हैं, अगर हम उम्र के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर जो खिलौने होते हैं आपस में खिलौने लेने लग जाते हैं, ये तो मैं लेके जाऊँगा, ये मैं लेके जाऊँगा। उनको नहीं पता ये तुम्हारा नहीं है, या ये लेना सही है, या उसको दुख होगा, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। उनको पता है कि ये मुझे चाहिए तो मैं लूँगा, दैट्स इट, है ना। अगर इसका एग्जांपल आइसक्रीम से लें तो देखते हैं कि आपने एक यूट्यूब पर रील देखी होगी, एक छोटी सी बच्ची है जो एक मतलब लेडीज़ हाथ में आइसक्रीम ले रखी होती हैं और एक छोटी सी बच्ची उनकी आइसक्रीम को खाने लग जाती है। वो प्लेजर प्रिंसिपल होता है, उसका मन करता है तो वो खाती है, उसको नहीं पता उसकी वो उसकी झूठी हुई है, मतलब उसने पहले खा रखी है ना। तो वो इड के अकॉर्डिंग काम करते हैं बच्चे, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ईगो की बात करें, पहले इड को ही करते हैं कंप्लीट, है ना। तो आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हैं, तो आप इड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ जर्नलाइज्ड सेक्सुअल एनर्जी दैट इज़ यूज्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम सर्वाइवल टू अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। अब जो सिगमंड फ्रॉइड ने ना ज़्यादातर फोकस किया वो सेक्सुअल एनर्जी पर किया। उनका मानना था कि हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेक्सुअल एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। लिबिडल एनर्जी एक लिबिडल फोर्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर इड में बताया गया है, ठीक है। इड के अंदर इनहेरिटेड सारे के सारे पर्सनैलिटी जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग सेक्स, एग्रेसिवनेस, कि गुस्सा होना, बच्चे गुस्सा भी करते हैं, है ना। वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। समझ रहे हैं आप। अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर भी होती है। पार्टिसिपेट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनके अंदर डिज़ायर होती है, समझ रहे हैं। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने कहा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इट इज़ द इम्पल्सिव पार्ट ऑफ अवर साइकी विच रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू बेसिक अर्क्स एंड नीड्स एंड डिज़ायर। ये जो इड होती है ना, ये इतना इम्पल्सिव पार्ट होते हैं कि मुझे मेरी डिज़ायर्स को पूरा करना है तो करना है, ठीक है। तो बेसिक जो डिज़ायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हम काफ़ी इम्पल्सिव इन नेचर शो करते हैं। जो बच्चे, हम नहीं बच्चे, अगर आप भी करते हैं तो शायद आप अभी भी इड के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इड है जो वो प्राइमरी प्रोसेसेस में काम करती है, प्राइमरी थिंकिंग में, प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग विच इज़ प्रिमिटिव।
इलॉजिकल, वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता कि हाँ ये सही है ये गलत है, इरेशनल तरीके से काम करते हैं, फैंटेसी बेस्ड होते हैं, कल्पना बेस्ड होते हैं कि ठीक है मुझे आइसक्रीम चाहिए। मान लीजिए आपके सामने आपका बच्चा है, ठीक है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, सामने वाले उसको देखा कि अरे आइसक्रीम खानी है यार, तो उसे छीन कर खा ली, दैट्स इट। तो ये क्या है, इड के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। तो अब ईगो को समझें, थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं ना, बड़ा मतलब हम थोड़े से मैच्योर होने लगे, अब बच्चे थे अब तो यहाँ पर। ईगो में क्या होता है, ईगो ऑपरेट करती है अकॉर्डिंग टू रियलिटी प्रिंसिपल पर, कि इन रियलिटी सोसाइटी हमारी क्या डिमांड कर रही है, समझ रहे हैं। तो ये भी इट तो अभी भी है, आइसक्रीम खाने का मन का तो बच्चे का अभी भी कर रहा है, लेकिन अब बच्चा ये नहीं करता कि सामने वाले की छीन के खा लेता है। अब बच्चा क्या करता है, मम्मी के पास जाता है, मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, सो आप प्लीज़ मुझे 10 रुपीज़ दीजिए या 20 रुपीज़ दीजिए, मैं आइसक्रीम लेके आऊँगा, मैं आइसक्रीम खाऊँगा। तो रियलिटी प्रिंसिपल, रियल में क्या होना चाहिए इस पर फोकस किया जाने लग जाता है, ये ईगो होती है बच्चे में, ठीक है। इट कंसीडर्ड सोशल रियलिटीज़ को समझना शुरू कर देता है, सोशल नॉर्म्स क्या होंगे। अब इस उम्र में भी अगर बच्चा किसी की आइसक्रीम को छीन के खाएगा तो हो सकता है उसको चाटे भी लग जाए, सीधी सी बात है ना। तो एटिकेट्स रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव, अब उनको ये पता लगने लग जाता है कि हमें बिहेव कैसे करना है दूसरों के साथ, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर इड तो होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इड नहीं है। तो इड में जो होने वाली प्लेजर, टेंशन, इनको कम करने की कोशिश की जाती है। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए हमारी आइसक्रीम खाने की, तो आइसक्रीम तो खानी है, ये ऐसा नहीं है कि हम आइसक्रीम खाने का मन बदल देंगे, लेकिन जो इड, अगर हम वहाँ पर इड के साथ फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को, हमारी आइसक्रीम को इड के साथ फॉलो लेने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपको हो सकता है पेन हो, पेन का मतलब आपको चाटा लग सकता है। तो उस चाटे से बचने के लिए आप क्या करेंगे, उस प्लेजर को पाने के लिए आप एक रियलिस्टिक तरीका अपनाएंगे जिससे कि आप आइसक्रीम भी खा सकें, ठीक है। तो ये होती है हमारी ईगो। यदि मान लीजिए, अब ये भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ईगो आपकी हर बार आपका काम कर जाए, है ना। तो इफ़ द ईगो फेल इन अटेम्प्ट टू यूज़ द रियलिटी प्रिंसिपल, मान लीजिए रियलिटी प्रिंसिपल का यूज़ करने में कामयाब नहीं होती है ईगो, तो वहाँ पर अनकॉन्शियसली हमारा जो ब्रेन है, हम एंजाइटी फील करते हैं पहली बात तो, ठीक है। अब जब एंजाइटी फील करते हैं कि मम्मी ने मना कर दिया, ठीक है, अब आपके मन में होगा यार मना क्यों कर दिया, मैंने क्या गलती की है, आपके मन में कहीं ना कहीं एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। और उस एंजाइटी से बचने के लिए आप क्या कहेंगे, मान लीजिए आपका फ्रेंड है आपके साथ कि तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए तुम्हें, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा ना मन नहीं है अभी खाने का। तो ये जो मन नहीं है ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज़्म है। जब आप उस एंजाइटी से बचने के लिए, उस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक मेथड का यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको एंजाइटी से बचाने की कोशिश करती है, उसे कहेंगे हम डिफेंस मैकेनिज़्म, अंडरस्टैंड। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आती है सुपर ईगो की। होप यू अंडरस्टैंड इन एंड सुपर इड एंड ईगो। अब सुपर ईगो पे चलते हैं। सुपर ईगो करती है भाई जब हम जज करना शुरू कर दें या मोरल प्रिंसिपल्स पर बात करने लग जाएं कि हमारे नैतिक सिद्धांत क्या है, हमें बिहेव कैसा करना चाहिए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अगर आप सुपर ईगो के अंडर चल रहे हैं तो आपको काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी लाइफ में। यहाँ पर आप ये सोचने लग जाते हैं क्या सही है क्या गलत है ना, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका कुछ इसमें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो सोसाइटी बताती है हमें क्या सही है क्या गलत है। तो इट हैज़ टू सब पार्ट, एक तो कंसाइंस होता है और एक ईगो आइडियल होता है। अब कंसाइंस क्या कहता है, आपकी इनर वॉइस जो कि आपको रोकती है कोई भी गलत काम करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। अब ये एग्जांपल हम लेंगे स्मोकिंग का। क्या होता है जब आपका फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा होता है तो आप सोचते यार तू क्यों स्मोकिंग कर रहा है, तो वो कहेगा कि अरे यार इसके बिना जीवन कहाँ है, तुम एक कश लगा के तो देखो, है ना। तो आप कहेंगे कि यार मैं स्मोकिंग करूं या ना करूं, दुविधा होती है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, चलिए यार एक बार दिखा दें। वो जैसे ही आप चेक करते हैं आपके अंदर से कहेगा नहीं यार अच्छा नहीं कर रहा यार, मैं घर वालों को पता लग जाएगा। तो जब वो ये वाली इनर वॉइस वाली बात आती है ना, ये आपको रोकती है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट यू, ये हमें बताती है कि व्हाट्स मॉरली रॉन्ग, व्हाट्स बैड थिंग्स, क्या गलत है क्या सही है, ये हमें बताती है। इट्स प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। जो कुछ भी गलत है वो उसको करने से रोकती है कि हम ना चीज़ों को ना करें गलत, समझ रहे हैं। सो ये होती है कंसाइंस। और उसके बाद ईगो आइडियल आती है। ईगो आइडियल कहती है भाई जो रूल सोसाइटी ने सेलेक्ट किए हैं, स्टैंडर्ड द गुड बिहेवियर क्या है कि 10th में मार्क्स कितने आने चाहिए, 99.9%, तो सोसाइटी इसको अप्रूवल देती है, समझ रहे हैं। तो सोसाइटी क्या कहती है भी हाँ ये अच्छा काम किया, तो वो ईगो आइडियल के अंडर आता है, समझ रहे हैं।
सुपर ईगो हेल्प टू कंट्रोल इट इम्पल्सिस मेकिंग देम लेस सेल्फिश मोर मॉरली करेक्ट। अब जो सुपर ईगो के अकॉर्डिंग काम कर रहा है वो सीधी सी बात है सेल्फिश तो नहीं होगा, है ना, तो वो ज़्यादा उसको मॉरली करेक्ट समझा जाता है। ये इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 टॉपिक हमने कवर किए। होप यू अंडरस्टैंड। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये भी हमने कवर किया। अब जो यहाँ पर आता है, थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। डिफेंस मैकेनिज़्म किसे कहेंगे? अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है स्कूल में, झगड़ा होने पर आप थोड़ा सा उससे डर जाते हैं सामने वाले से, ठीक है, आप डर गए हैं, आपको क्या फील हो रहा है? फियर। लेकिन आपने क्या कहा, यार मैं लड़ना नहीं चाहता, ठीक है, मेरी मम्मी ने ना मना किया है मुझे लड़ने के लिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो वो मम्मी ने जो मना किया है, वो जो फीलिंग है वो कहाँ से आई? यहाँ पर हम लिखे मम्मी ने मना किया, तो ये मम्मी ने जो मना किया है ना, ये वाली फीलिंग आई अनकॉन्शियसली, समझ रहे हैं? ये जो फीलिंग अनकॉन्शियसली आ रही है, ये क्या है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। जब हम अनकॉन्शियसली फियर, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम सामने वाले से डर गए हैं, मुझे लड़ना नहीं है या मुझे लड़ना पसंद नहीं है, हम इस चीज़ से एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसको, और इसलिए हमारा ब्रेन क्या करता है, अनकॉन्शियसली ये कहेगा कि यार मम्मी ने मना किया है इसलिए मैं लड़ नहीं रहा। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है। कितने तरह के डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअल रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इनमें से बचा हो, आपने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, और शायद सभी करते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेशन की, ठीक है। रिप्रेशन को दमन भी कह दिया जाता है हिंदी में। रिप्रेशन मीन्स व्हेन यू पुश योर बैड फीलिंग्स, ठीक है, या दोज फीलिंग्स विच यू डू नॉट वांट टू डिस्कस विद अदर्स सिंपली। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है और इतना भयंकर कार एक्सीडेंट होता है ना, भाई आप दोबारा उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहते, तो आप क्या करें, उसको भूलने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई बात करेगा आप टॉपिक को कट करने की कोशिश करेंगे, नहीं या टॉपिक चेंज करते हैं। तो रिप्रेशन वही है कि पर्सन पुशेस डिस्टर्बिंग थॉट मेमोरीज डीप इनटू द अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पुश करने की कोशिश करता है। तो ये एग्जाम्पल था, ये होता है रिप्रेशन। आपने भी देखा होगा, जैसे ये मैंने लड़की और वो सेक्सुअल हरासमेंट की बात की, मान लीजिए उनके अंकल ने उनके साथ सेक्सुअली कोई अब्यूज़ किया हो, तो वो उस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहेगी, वो चाहती नहीं कि मैं उन टॉपिक्स पर बात करूँ, रेजिस्टेंस शो करेगी, तो रिप्रेशन है, ठीक है। एक्चुअली में जो अडल्ट्स जाते हैं काउंसलर के पास, वो डिफेंस मैकेनिज्म का काफ़ी यूज़ करते हैं कि मेरा मन नहीं है। आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? मेरा मन नहीं है, दैट्स इट। अब ये मन नहीं है, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ ना, आपको बताना होगा प्रॉपरली कि मुझे मैथ समझ नहीं आता, मुझे साइंस अच्छी नहीं लगती, या मुझे सोशल साइंस समझ नहीं आ रही, ये रीज़न देने होंगे, समझ रहे हैं? नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि मान लीजिए आप आपके बॉस के सामने गए, उन्होंने पूछा यार तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस कंपनी का बॉस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आपने कहा अरे यार मतलब यार नहीं, अरे सर आप ऐसी किसी बात कर रहे हैं, आपके बिना तो ये कंपनी चलेगी ही नहीं। हालांकि आप उनको पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं कि मन ही मन मुझसे सवाल पूछ रहा है ना, काम तो करता नहीं, हराम ज़्यादा है। आपके मन में कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को फॉर्म कर रहे हैं, उस फीलिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनको जो परसुएट कर रहे हैं कि नहीं यार तुम्हारे बिना तो काम कहाँ चलेगा, तुम्हारे जैसे तो बॉस ही दुनिया में नहीं मिलेगा। तो वो हो गई रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आती है प्रोजेक्शन। व्हेन यू प्रोजेक्ट योर ओन फीलिंग अपॉन अदर्स, जब आप खुद की फीलिंग्स को, थॉट्स को, इमोशंस को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको कहेंगे प्रोजेक्शन। मान लीजिए क्या इसका एग्जाम्पल क्या लें, इफ़ समवन इज़ अ वेरी जेलस ऑफ ए कोवर्कर, दे माइट बी एक्यूज दैट कोवर्क इज़ बीइंग जेलस ऑफ देम। मे बी पॉसिबल कि आपसे कोई कहे कि यार तुम्हें वो पसंद नहीं है, आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो यार ठीक है, लेकिन उसको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। आप ऐसे बात करें तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स पर दूसरों पर डाल रहे हैं कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे तो चलता है। तो ये होता है प्रोजेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आप सभी ने ये कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा, है ना। तो रिग्रेशन की बात करते हैं। रिग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन में क्या होता है, व्हेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड कंडीशन या एनजाइटी जब आप फील करते हैं, तो आप अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाते हैं, जो आप पहले कभी करते थे। मान लीजिए आप ऐसे करते हैं, अपने बालों को कर्ल करते हैं, नहीं लड़कियाँ, लड़के भी करते हैं शायद, मैंने एक दो को देखा है। तो इट में भी पॉसिबल कि वो थंब को सक कर रहे हैं, अपनी फिंगर को सक कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, अर्ली जो डेवलपमेंटल स्टेज है, चाइल्डहुड डेवलपमेंटल स्टेज है, वहाँ की जो फीलिंग्स आ जाती है जब भी वो एंजाइटी या डिप्रेशन फील करते हैं, तो ये हो जाता है रिग्रेशन। होप यू अंडरस्टैंड।
सो सब्लिमेशन किसे कहेंगे? अब सब्लिमेशन काफ़ी अच्छी है, ये तो आप सभी ने शायद यूज़ की होगी। आपको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, समझ रहे हैं, आपकी मम्मी ने आपको काम के लिए बोल दिया, आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि आपने अपना बर्तन फेंक के मारे, जो आप जिसमें जो भी आप काम कर रहे थे, आप मान लीजिए पेन आपके हाथ में, तो आपने पेन ही फेंक के मारा, या आपके पास कोई सामने पानी की बाल्टी है तो आपने पानी की बाल्टी उड़ेल दी। तो ये क्या है? सब्लिमेशन। आप अपनी एनर्जी को सब्लिमेट कर रहे हो। कहने का मतलब, ये तो देखो एक छोटा एग्जांपल, लेकिन इसका एक अच्छा एग्जांपल दूँ। मान लीजिए आपको काफ़ी एंगर आता है, आप काफ़ी अग्रेसिव इन नेचर है, तो आपने क्या किया? बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया, रेसलिंग करना शुरू कर दिया, जहाँ पर है जो आप अपने अग्रेसिवनेस बिहेवियर को बाहर निकाल सको, उस थोड़ी एनर्जी को, समझ रहे हैं, ट्रांसफ़र कर सको। या फिर आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आपने शायरी लिखना शुरू कर दिया, तो वो सब्लिमेशन के अंडर आएगी, समझ रहे हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आप में से काफ़ी जो लोगों ने ये किया होगा। डिनाइल की बात करते हैं तो डिनाइल क्या कहती है भाई, आप रियलिटी को ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटीज़ ही नहीं रखते, उसे डिनाइल कहेंगे। आपने सुना होगा कि स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ सिंपली, या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। लेकिन जो अल्कोहल कंज्यूम करता है वो क्या कहेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बकवास है। वो सच्चाई को क्या कर रहा है? रिफ्यूज़ कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो डिनाइल है। आपने ये तो काफ़ी बार देखा होगा, नहीं यार ये तो दवा है ना। तो रैशनलाइजेशन आ जाती है दवा में। वो एक लॉजिक देगा, एक्सक्यूज़ आपको देगा कि जो मैं बिहेव कर रहा हूँ, या मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताई है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मेरे ब्लड में जो क्लोटिंग हो जाती है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग अल्कोहल। या फिर मुझे डिप्रेशन महसूस होता है, एंजाइटी महसूस होती है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग स्मोकिंग। और स्मोकिंग में निकोटिन होता है, वो मेरे अंदर डोपामिन रिलीज़ करती है। इस तरह के रैशनलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, होप यू अंडरस्टैंड, और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये सभी टेक्निक कैसे आ गई हमारी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की बात भी कर लेते हैं। अब आप कहीं स्कूल में आपके टीचर्स ने आपके साथ काफ़ी गुस्सा किया, और घर पर आकर आप अपने छोटे भाई बहन को पीट रहे हैं, किसी को थप्पड़, किसी को मुक्का मार रहे हैं, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कि आप अपनी कहीं की एनर्जी, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं। या आपके बॉस में, ऑफिस में किसी ने किसी को बोल दिया, तो फिर आप घर पर अपनी वाइफ को बोल रहे हैं। ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं, जो ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट आप बॉयज़ में, गर्ल्स में, सभी में देख सकते हैं भाई। तो डिस्प्लेसमेंट ये भी रिएक्शन है एक किस्म से, है ना। सो समझ गए होगे डिफेंस मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिगमंड फ्रॉइड ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। इंटेलेक्चुअलाइजेशन मीन्स जब आप इंटेलेक्चुअली बिहेव करते हैं। इंटेलेक्चुअली मीन्स मान लीजिए आपको किसी अपने लव्ड वन का मरने का काफ़ी दुख है, ठीक है, कोई गुजर गए हैं, और उनको आप उनसे काफ़ी प्यार करते थे, या आपके काफ़ी क्लोज थे, रिलेटिव थे, तो आप क्या करते हैं? रोने की बजाय आप क्या करेंगे? उनके जो वहाँ पर जैसे बैठते हैं, उनमें पानी पिलाना, खाना खिलाना, वहाँ पर खूब सारी सेवा करना, ये हो सकता है। हमारी फीलिंग्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। या फिर आप कह सकते हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पे कि आपका ब्रेकअप हो जाता है कई बच्चों का, है ना, कई लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, बच्चों का भी होता है भाई, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पर, कई जो स्टूडेंट्स हैं, कई या फिर लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि यार मैं उसके साथ जाता था, मैं क्या खुश था। आप कहेंगे नहीं यार मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। या फिर आप कहेंगे कि यार वो, मान लीजिए वो कहे कि इसका तो ना रिलेशनशिप शायद और किसी के साथ अफेयर चल रहा है, या मैंने जब उसको शाम को कॉल किया तो वो काफ़ी बिजी आ रहा था। तो इस तरह की चीज़ें आप इंटेलेक्चुअली सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, और इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं अपने, ना कि आप देवदास भरे जो सैड सॉन्ग अरिजीत सिंह के चला के आराम से बैठे और रोने लगे हैं, या फिर आपने शराब पीना शुरू कर दिया, स्मोकिंग पीना शुरू कर दिया, स्मोकिंग करना। तो ये सभी इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो अंडर आता है। होप यू अंडरस्टैंड, जितने भी हमने डिफेंस मैकेनिज्म किए, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई अब आती है हमारे पास टेक्निक्स इन साइको एनालिसिस। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है साइको एनालिसिस में, ये लास्ट टॉपिक है, इसको जल्दी से कवर करेंगे, बिल्कुल आसान है, अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। फ्री एसोसिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ड्रीम एनालिसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, इसका नाम क्या है, फ्रीली हम एसोसिएट कर रहे हैं चीज़ों को नहीं, थिंकिंग प्रोसेस को। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक क्लाइंट आता है, उसको आराम से एक लो लाइट कमरे में, सोफ़े पर, जो भी कंफर्टेबल हमारे पास फर्नीचर है उस पर बिठाया या लेटाया जाता है, और हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। और बात करते करते हम उनके साथ रैपो तो बिल्ड पहले ही हो जाता है।
तो बात करते करते हम उनके अनकॉन्शियस माइंड में एंटर करने की कोशिश करते हैं। जो भी थॉट, फर्स्ट इमोशन, बिना कुछ कहे या कहने के बाद जो भी पहली बात, पहला दिमाग में विचार जो आता है, थिंकिंग जो आती है, वो उनको वर्बलाइज करने होता है। ठीक है, हम यहाँ पर जो थॉट्स को वर्बलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये फ्री एसोसिएशन में होता है। समझ रहे हैं कि हम फ्रीली एसोसिएट कर रहे हैं और उनके जितनी भी जो पेन है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको समझने की कोशिश करते हैं फ्री एसोसिएशन में। अब पढ़िएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ों का ना मैनिपुलेट नहीं करना होता कि मान लीजिए आपके ब्रेन में कोई सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, थिंकिंग होती है, तो आप उसे मैनिपुलेट मत कीजिए, जैसा है वैसे ही उसको बताना होगा। समझ रहे हैं। ड्रीम एनालिसिस किसे कहते हैं? तो भाई ड्रीम एनालिसिस क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, सपनों का अब हमें क्या करना होगा, सपनों का एनालिसिस करना होगा, उनको इंटरप्रेट करना होगा। तो अब बंदे को आराम से बिठाया जाता है, रिलैक्स पोजीशन में लेटाया जाता है, उनसे पूछा जाता है क्या सपना आया। समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ये मानते हैं कि जो ड्रीम्स हैं वो एक विंडो की तरह काम करते हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी के भी अनकॉन्शियस जो ब्रेन में घुस सकते हैं। समझ रहे हैं। अनकॉन्शियस ब्रेन में एंटर कर सकते हैं और उनकी फीलिंग्स को, इमोशन, थॉट प्रोसेस को जान सकते हैं कि वो कैसा सोचता है। जो इन रियलिटी आपने कभी देखा है कि आप सपनों में क्या करते हैं, हवा में उड़ रहे हैं या मीठे मीठे फल खा रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, या बाइक भगा रहे हैं रोड पर, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, या किसी के साथ रिलेशनशिप में आप हैं, तो ये सभी चीज़ें आप ड्रीम एनालिसिस में देखने को मिलती है कि जब आप सोते हैं इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, जो आपको नहीं आती, मैक्सिमम चांस है, या आप जिससे ज़्यादा लगाव करते हैं वो चीज़ें आपके सपने में आती हैं। तो उन सभी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है ड्रीम एनालिसिस में। अब इंटरप्रिटेशन होती है, इन दोनों से रिलेट करती है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली उनको इंटरप्रेट करना, कंक्लूजन निकालना कि एक्चुअली में इन चीज़ों का मीनिंग क्या है ना, उनको रिवील करना क्लाइंट के सामने, वो इंटरप्रिटेशन में। एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, जैसे करंट को फ्लो होने में रेजिस्टेंस, एक रुकाव होता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन जब एक क्लाइंट शेयर करता है तो वो एक हेजिटेशन फील करता है, किस टॉपिक पर वो बात नहीं कर रहा, तो उसको हम एनालाइज करते हैं। रेजिस्टेंस, उसको एनालिसिस करना होता है। ट्रांसफेरेंस का मतलब समझ गए, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस, ये अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तो आप यहाँ से पढ़िएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफेरेंस है, काउंटर ट्रांसफेरेंस है। मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है कि उन्होंने कितना फोकस सेक्सुअल एनर्जी पर किया, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पर किया, हमारी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसे हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, ये हमने किया। यहाँ पर इस चैप्टर में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि पर्टिकुलर डाउट आपको वहीं पर उनका आंसर हमें करने में ज़्यादा सुटेबिलिटी रहती है। अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से और हमारे ईमेल आईडी पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।